good morning to all of you and welcome to the ICC Academy. So let's start today's current affairs of 2nd December 2023. See the first news. What Amit Shah is saying that all gaps along Pakistan-Bangladesh border to be plugged in next 2 years. You have to remember the tenure that 2 years. See what Amit Shah is saying that इंडिया के साथ चाहे बांग्लादेश हो जाए या इंडिया के साथ पाकिस्तान हो जाए, इंडिया के साथ इन दोनों कंट्री के बीच में जो बॉर्डर है अभी भी 60 किलोमीटर ऐसे बॉर्डर है जहां पर कोई भी बाउंड्री वाल एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ है। रीजन क्या है? या तो दोनों कंट्री के बीच में रिवर्स आ जाता है, नहीं तो हिल्स आ जाते हैं। हिल्स और रिवर्स के ऊपर बाउंड्री वाल एस्टेब्लिशमेंट करना इतना इजी वर्क नहीं है। बट अमित शाह जी यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर ये जो 60 किलोमीटर ऐसे एरिया है जहाँ पर बाउंड्री वाल अभी तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ है, वो काम 2 साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। Union Home Minister Amit Shah on Friday said India two major borders with Pakistan and Bangladesh will be completed secure in next 2 years. You have to remember the tenure that 2 years. With work underway to completely plug gaps in about 60 km stretch along these two fronts. आपको दो चीज़ याद रखना है, एक जो टेन्योर है वो 2 ईयर्स, सेकेंड चीज़ आपको जो याद रखना है वो है आपका टोटल 60 किलोमीटर ऐसे बॉर्डर है जहाँ पर कोई अभी तक बाउंड्री वॉल नहीं है, जिसका काम अभी चल रहा है और 2 साल के अंदर ये काम जो है वो पूरा कर दिया जाएगा। Then next news is Josimat crisis. Center approves 1,658 crore rupees recovery plan for Josimat. पहले आप देखिए जोशीमठ क्या है। जोशीमठ एक ऐसा एरिया है जो उत्तराखंड में आता है और इस साल जोशीमठ के जो एरिया है वहाँ पर लैंडस्लाइड होने की वजह से वहाँ के जो रोड है और मोर देन 700 हाउस जो है वहाँ पर आपका दरार आ गया था। इसीलिए जोशीमठ एरिया के अंदर जो डैमेज रोड है और जो डैमेज हाउस है उसको रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 1,658 करोड़ रुपये जो है वो सैंक्शन की है। उनमें से आपका सेंटर के अंदर जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है वो जिसको हम बोलते हैं एनडीआरएफ के फंड्स में से टोटल 1,079.96 करोड़ जो है वो सैंक्शन हुआ है। देन उत्तराखंड गवर्नमेंट अपने बजट में से 451.80 करोड़ यहाँ पर सैंक्शन किया है और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड जिसको हम बोलते हैं एसडीआरएफ, तो एसडीआरएफ का जो फंड है तो एसडीआरएफ यहाँ पर टोटल सैंक्शन करके दिया है 126.41 करोड़। आपको दो चीज़ यहाँ पर याद रखना है, सेंटर टोटल कितना रुपीज़ यहाँ पर सैंक्शन किया था 1,650 करोड़ रुपीज़, उसको अगर हम डिवाइड करें तो सेंटर के अंदर आता है आपका एनडीआरएफ, तो एनडीआरएफ जो है वो टोटल 1,079.96 करोड़ जो वो सैंक्शन किया है। देन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने बजट में से 451.80 करोड़ सैंक्शन किया है और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड जो एसडीआरएफ है उत्तराखंड के अंदर वो यहाँ पर 126.41 करोड़ जो है वो यहाँ पर सैंक्शन करके दिया है। ठीक है। देन नेक्स्ट न्यूज इज फिजिकल डेफिसिट टचेस 45% ऑफ फुल ईयर टारगेट इन अक्टूबर। पहले हम देखते हैं कि फिजिकल डेफिसिट है क्या। फिजिकल डेफिसिट को हम इस तरह समझते हैं कि टोटल आपका जो इनकम है, इनकम से अगर हम एक्सपेंडिचर जो है उसको अगर माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा फिजिकल डेफिसिट। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल के तहत समझेंगे कि इंडिया गवर्नमेंट का टोटल इनकम जो है वो 100 रुपीज़ है और उसका एक्सपेंडिचर जो है वो 150 रुपीज़ है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का टोटल फिजिकल डेफिसिट जो है वो यहाँ पर 50 रुपीज़ है। लाइक दिस यहाँ पर क्या बोल रहा है देखिए कि गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट एट द एंड ऑफ अक्टूबर स्टूड्स 8.03 लाख करोड़। पिछले साल गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट था वो था आपका 7.02 लाख, बट दिस ईयर इट इंक्रीजेस टू 8.03 लाख करोड़। और एक क्या चीज़ बोल रहे हैं 45% ऑफ द फुल ईयर बजट एस्टिमेट। दैट मीन्स अगर इंडिया का टोटल बजट इस साल हम लोग का 100 करोड़ रुपीज़ है तो फिजिकल डेफिसिट जो है वो यहाँ पर आपका 45 करोड़ तक पहुँच चुका है। दैट मीन्स टोटल बजट का 45% जो है वो यहाँ पर इंडिया का अभी फिजिकल डेफिसिट चल रहा है। और ये जो फिजिकल डेफिसिट का जो डाटा है वो यहाँ पर कौन रिलीज करता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जिसको हम बोलते हैं सीजीए। ठीक है, आपको यहाँ पर 3 चीज़ याद रखना है। फिजिकल डेफिसिट जो है वो यहाँ पर आपका अभी 8.03 लाख करोड़ हो चुका है, जो पिछले साल था हम लोग का 7.02 लाख करोड़, ये चीज़ आपको याद रखना है। सेकेंड चीज़ जो है टोटल बजट का 45% तक पहुँच चुका है हम लोग का फिजिकल डेफिसिट, ये 2 चीज़ आपको याद रखना है। और तीसरा चीज़ जो है फिजिकल डेफिसिट का जो डाटा है वो कौन रिलीज करता है? सीजीए जो है वो रिलीज करता है। सीजीए इज नथिंग बट आवर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। देन द नेक्स्ट न्यूज, लॉस एंड डैमेज फंड क्लियर ऑन डे 1 ऑफ COP28 समिट। पहले देखिए COP28 समिट हम लोग का 30 नवंबर 2023 को कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? दुबई में। तो COP28 समिट का जो एम था वो था कि हम अपने ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री
डिग्री सेल्सियस तक कम करेंगे। इसको अचीव हम कैसे करेंगे? पहले हमको अपने जो नेट एमिशन है, जो नेट एमिशन को हमको जीरो करना होगा। नेट एमिशन को हम यहाँ पर जीरो करेंगे बाय 2030। और एक बार बोल देता हूँ, COP28 समिट जो था वो 30 नवंबर 2023 को दुबई में स्टार्ट हुआ था। COP28 समिट का एम जो था वो था कि ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम करना। उसको हम अचीव कब कर सकते हैं? जब हम टोटल एमिशन को जीरो तक पहुंचा दें। तो मतलब हमको जीरो नेट एमिशन का टारगेट जो है उसको यहाँ पर पहले फुलफिल करना होगा बाय 2030। लिमिट दे दिया गया है कि 2030 तक सारे कंट्री जो है वो यहाँ पर जीरो नेट एमिशन के तहत काम करेंगे। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि लॉस एंड डैमेज फंड क्या है। देखिए, जितने भी सारे डेवलपिंग कंट्री है वो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि वर्ल्ड के अंदर जितना भी डेवलप्ड कंट्री है वो ज़्यादा कार्बन एमिशन करते हैं, जिसके वजह से वर्ल्ड में यहाँ पर एयर पॉल्यूशन होता है और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। चलो, डेवलप्ड कंट्री के अंदर ज़्यादा पैसा है, इसीलिए अगर उनके कंट्री के अंदर एयर पॉल्यूशन होगा यानी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होगा तो वो लोग इन्वेस्टमेंट करके कुछ डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर डेवलप्ड कंट्री के वजह से अगर डेवलपिंग कंट्री के अंदर एयर पॉल्यूशन होता है तो फिर डेवलपिंग कंट्री को उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो यहाँ पर इतना अमाउंट अभी एक डेवलपिंग कंट्री कहाँ से लाएगा? इसीलिए COP28 का जो समिट था उसमें यहाँ पर लॉस एंड डैमेज फंड जो है वो यहाँ पर एक MOU जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। इसके अंदर जितने डेवलप्ड कंट्री है वो टोटल $450 मिलियन जो है वो यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री को यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे फॉर द लॉस एंड डैमेज। जो भी यहाँ पर लॉस एंड डैमेज बियर करें डेवलपिंग कंट्री, उनको यहाँ पर डेवलप्ड कंट्री क्या करेंगे? $450 मिलियन जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पर और एक चीज़ भी बोला गया कि अगर इस लॉस एंड डैमेज फंड में कोई दूसरा कंट्री भी यानी कोई डेवलपिंग कंट्री भी अगर यहाँ पर फंड यहाँ पर कंट्रीब्यूट करना चाहे तो वो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर हम यहाँ पर लॉस एंड डैमेज की बात करें तो लॉस एंड डैमेज के अंदर क्या क्या आता है देखिए। सोचिए, एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर अगर एनवायरमेंटल और एयर पॉल्यूशन होता है तो उस एयर पॉल्यूशन को डैमेज को कंट्रोल करने के लिए उसको पहले ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो उससे उसका इकोनॉमिक जो है वो यहाँ पर लॉस होता है। सेकेंड चीज, एयर पॉल्यूटेड होगा तो लाइवलीहुड जो है उसका भी लॉस होगा, प्लस लॉस ऑफ एनवायरनमेंट। अगर एयर पॉल्यूशन होगा तो ऑब्वियसली उनका एनवायरनमेंट भी जो है वो भी यहाँ पर पॉल्यूशन होगा। तो लॉस एंड डैमेज के अंदर यहाँ पर तीन चीज आता है। पहला हो गया आपका इकोनॉमिक लॉस, लाइवलीहुड लॉस और एनवायरमेंटल लॉस। तो यहाँ पर टोटल लॉस एंड डैमेज फंड क्लियर ऑन डे 1 ऑन COP28 समिट के अंदर आपको तीन चीज याद रखना है। फर्स्ट थिंग इज टोटल यहाँ पर लॉस एंड डैमेज फंड के लिए टोटल $450 मिलियन जो है $450 मिलियन जो है यहाँ पर टोटल सैंक्शन हुआ है। जितने भी सारे डेवलप्ड कंट्री है वो यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री को $450 मिलियन जो है वो प्रोवाइड करेंगे फॉर द डैमेज कंट्रोल। एंड द सेकंड थिंग इज लॉस एंड डैमेज कंट्रोल के अंदर कौन सा एरिया आता है आपका? इकोनॉमिक लॉस आता है, लाइवलीहुड लॉस आता है और एनवायरमेंटल लॉस आता है। एंड द थर्ड थिंग इज ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो यहाँ पर COP28 समिट के दौरान ही हुआ है। थ्री थिंग आपको याद रखना है। देन द नेक्स्ट न्यूज इज बिहार लॉन्चेस मिशन दक्ष टू एड 25 लाख एकेडमिकली वीक स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए, बिहार गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर एक मिशन का लॉन्च किया जिसको हम बोलते हैं मिशन दक्ष। इस मिशन दक्ष के अंतर्गत बिहार गवर्नमेंट के अंदर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है और इस गवर्नमेंट स्कूल में जो भी स्टूडेंट यहाँ पर स्टैंडर्ड 3 से लेकर स्टैंडर्ड 8 के बीच में यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, वैसे 25 लाख स्टूडेंट्स को यहाँ पर मिशन दक्ष के अंतर्गत यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। The Bihar government launches a new initiative aimed at supporting nearly 25 लाख चिल्ड्रेन। आपको पहला जो चीज़ याद रखना है मिशन दक्ष के अंदर वो है आपका नंबर, टोटल नंबर क्या है? 25 लाख स्टूडेंट्स फेसिंग सिग्निफिकेंट एकेडमिक चैलेंज इन स्टेट रन स्कूल। पहले मैं बोल चुका हूँ, जितने भी यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट के अंदर जो सरकारी स्कूल आते हैं उन सरकारी स्कूल के अंदर ही ये मिशन दक्ष जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है। सिद्धांत नेक्स्ट पॉइंट, The initiative focus on providing special ed Hindi, mathematics and English classes to students in classes 3 to 8 state wise। इसका मीनिंग क्या है देखिए, बिहार गवर्नमेंट के अंदर जो क्लास 3 से लेकर क्लास 8 के बीच में जो भी स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट चाहे वो हिंदी में, चाहे वो मैथमेटिक्स, चाहे वो इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट में अगर कोई भी सब्जेक्ट में वो यहाँ पर वीक है तो यहाँ पर मिशन दक्ष के तहत उन्हीं स्टूडेंट्स को यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ईच टीचर विल मेंटर ओनली 5 स्टूडेंट्स। इस मिशन दक्ष के अंतर्गत एक टीचर जो है वो मैक्सिमम 5 स्टूडेंट्स को ही यहाँ पर ट्रेनिंग दे सकता है। स्पेशली दो स्ट्रगलिंग विद फ्लुएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश एंड फेसिंग चैलेंजेस इन बेसिक मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर आपको तीन चीज़ याद रखना है। बिहार गवर्नमेंट यहाँ पर जो मिशन दक्ष यहाँ पर मिशन लॉन्च किया है
वो टोटल 25 लाख स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया है। और जो स्टूडेंट यहाँ पर हिंदी हो जाए, चाहे इंग्लिश हो जाए, चाहे बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर यहाँ पर वीक है, उन्हीं स्टूडेंट्स को यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। और एक टीचर मैक्सिमम 5 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं। दैट्स इट। एंड द नेक्स्ट न्यूज इज फॉरेक्स रिजर्व जंप्स $2.53 बिलियन टू $597.93 बिलियन। इससे पहले समझते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व जो होता है, आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि फॉरेक्स रिजर्व जो होता है वो यहाँ पर आरबीआई के अंदर स्टोर होकर रहता है इन द फॉर्म ऑफ डॉलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम लोग के कंट्री के अंदर फॉरेक्स रिजर्व मनी जो है वो अगर इंक्रीज करेगा तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर इसका क्या असर होगा। देखिए, इंडिया इकोनॉमी के अंदर जब इंडिया को दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड और बिजनेस करना होगा तो इंडिया यहाँ पर रुपीज में यहाँ पर बिजनेस और ट्रेड नहीं कर सकता। इसके लिए इंडिया को डॉलर की जरूरत होगा। अगर इंडिया के अंदर डॉलर का अमाउंट ज़्यादा रहेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि हम दूसरे कंट्री के साथ बहुत ईजिली यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो इन द रिजल्ट वी कैन से दैट if in our country forex reserve money is going to be increases, then we can say that we can do the business with the other, or we can do the trade with the other countries in a more efficient manner. See, India's foreign exchange reserve witnessed a significant increase of $2.5 billion in the week ending November 24 as reported by the Reserve Bank of India. Reserve Bank India यहाँ पर ये बोल रहा है कि November 24 जो लास्ट वीक था नवंबर मंथ का, उस मंथ में हम लोग का टोटल $2.5 बिलियन जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। सो दैट नाउ इन आवर कंट्री द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज $597.93 बिलियन। अब चाइना हैड द हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व इन क्वार्टर 2 2023 ऑफ $3.1 ट्रिलियन। अब देखिए, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व किसके पास है? वो चाइना के पास है। कितना है? $3.1 ट्रिलियन है। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का रैंक है आपका 4th। इंडिया का रैंक जो है वो 4th है। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व किसके पास है? चाइना के पास है। आपको ये चीज़ याद रखना होगा। 3 थिंग्स आपको यहाँ पर याद रखना है। पहला जो थिंग है, इंडिया के पास टोटल अभी $597.93 बिलियन जो है वो फॉरेक्स मनी रिजर्व है। सेकेंड थिंग, अगर हम लोग के कंट्री के अंदर फॉरेक्स मनी यानी फॉरेक्स रिजर्व जो है वो अगर इंक्रीज होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि हम दूसरे कंट्री के साथ बहुत आसान तरीके से यहाँ पर ट्रेड और बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि हम जब दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं तो हम यहाँ पर रुपीज़ में यहाँ पर बिजनेस और ट्रेड नहीं करते, हमको डॉलर की ज़रूरत होता है। अगर हम लोग के कंट्री के डॉलर के अमाउंट यहाँ पर इंक्रीज करेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विद अदर कंट्रीज है वो यहाँ पर आसान हो जाएगा। सेकेंड थर्ड थिंग इज, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चाइना के पास फॉरेक्स रिजर्व है, दैट इज आई थिंक बराबर $3.1 ट्रिलियन। और इंडिया का रैंक जो है वो फॉरेक्स रिजर्व में 4th रैंक है। ठीक है। Then the next news is GST collection rises 15% year to year to 1.68 लाख करोड़ in November। पहले इसका मीनिंग क्या है देखिए। इसका मीनिंग ये है कि ये बोल रहा है कि 2022 में हम लोग का जितना जीएसटी कलेक्शन हुआ था अभी तक नवंबर तक जितना भी अभी जीएसटी कलेक्शन हुआ है उसको अगर यहाँ पर कंपेयर करें तो हम ये बोल सकते हैं कि 2023 में इंडिया का जो जीएसटी कलेक्शन है वो पिछले साल के जीएसटी कलेक्शन से 15% ज़्यादा है। और यहाँ पर ये और एक चीज़ यहाँ पर ये बोल रहा है कि इस साल 6 बार ऐसे हुआ है जब हम लोग का पर मंथ जीएसटी कलेक्शन जो है वो 1.60 लाख करोड़ जो है उसको यहाँ पर पार किया है। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि दिस ईयर फ्रॉम जनवरी टू नवंबर, ये जो 11 मंथ्स के अंदर टोटल 6 मंथ्स ऐसे आए हैं जहाँ पर हम लोग का जो जीएसटी कलेक्शन है वो यहाँ पर 1.60 लाख करोड़ को जो है वो पार कर चुका है। Now see, India's good and service tax GST collection for the November 2023 surged by an impressive of 15% year on year, reaching a total 1.68 लाख करोड़। तो यहाँ पर हम बोले कि पिछले साल के साथ अगर कंपेयर करें तो इस साल इंडिया का जो जीएसटी कलेक्शन है वो 15% तक यहाँ पर इंक्रीज किया है। द नेक्स्ट, दिस मार्क्स द 6th instant during the ongoing fiscal year that gross GST collection have surpassed the 1.60 lakh crore milestone। That means इस साल 6 टाइम ऐसे हुआ है जब हम लोग का जीएसटी कलेक्शन जो है वो 1.60 लाख करोड़ जो है वो उसका पार कर चुका है। और टोटल जीएसटी रेवेन्यू फॉर नवंबर 2023, दैट मीन्स नवंबर मंथ के टोटल जीएसटी जो कलेक्शन हुआ है दैट इज 1,67,929 करोड़ रुपीज। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रेकडाउन ऑफ जीएसटी कंपोनेंट। सी, हम लोग जो यहाँ पर जीएसटी है वो जीएसटी को हम 4 तरह से यहाँ पर ब्रेकडाउन करते हैं। पहला जो होता है वो यहाँ पर होता है सीजीएसटी, देन आपका आता है एसजीएसटी, देन आप लोग का ये आता है कि आईजीएसटी, देन द नेक्स्ट थिंग इज एंड द लास्ट थिंग इज सेस, CESS।
तो तो टोटल जीएसटी इज नथिंग अबाउट सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी प्लस आईजीएसटी प्लस सेस। यहाँ पर अगर हम टोटल नवंबर मंथ का जो कलेक्शन है 1,67,929 करोड़ जो जीएसटी कलेक्शन है, उसको अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हमको ये पता चलता है कि सीजीएसटी के तहत हमको 30,420 रेवेन्यू यहाँ पर कलेक्शन हुआ है। एसजीएसटी के तहत यहाँ पर 38,226 करोड़ रुपये जो है वो यहाँ पर कलेक्शन हुआ है। आईजीएसटी के तहत यहाँ पर लगभग 87,000 करोड़ रुपये जो है वो यहाँ पर कलेक्शन हुआ है। एंड सेस के अंदर यहाँ पर 12,274 करोड़ रुपये जो है वो यहाँ पर कलेक्शन हुआ है। सो यहाँ पर आपको तीन चीज़ याद रखना है। द फर्स्ट थिंग इज पिछले साल के साथ अगर कंपेयर करें इस साल को तो टोटल 15% यहाँ पर इंडिया के अंदर इस साल जीएसटी कलेक्शन यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। सेकेंड थिंग इज इस साल जनवरी से लेकर नवंबर तक 6 टाइम ऐसे आया है जब हम लोग का मंथली जो जीएसटी कलेक्शन है वो यहाँ पर 1.60 लाख जो मार्क है उसको पार किया है। ठीक है। Then the next news is UPI recorded 11.24 billion transaction और रुपीज ऑफ 17.40 लाख करोड़। इसका मीनिंग क्या देखिए, यूपीआई का मतलब होता है आपका फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जो कि यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फैसिलिटी होता है। यहाँ पर नवंबर के मंथ में टोटल 11.24 बिलियन ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ यूपीआई के तहत और रुपीज ऑफ टोटल 17.40 लाख करोड़ रुपीज। See, in November, UPI transaction reached a staggering of 17.40 lakh crore, surpassing the previous high of 17.16 lakh crore in October. अक्टूबर के मंथ में टोटल यहाँ पर 17.16 लाख करोड़ रुपये जो वो यहाँ पर यूपीआई के थ्रू यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुआ था। बट इन नवंबर 17.40 लाख करोड़ रुपीज यहाँ पर यूपीआई के थ्रू यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुआ है, जो कि यहाँ पर टोटल 1.4% इंक्रीजमेंट हुआ है। Amount to a 1.4% increase in the value of transaction on a monthly basis and an impressive 46% year-on-year growth. That means हम ये बोल सकते हैं कि 2022 में टोटल यूपीआई के तहत जितना भी यहाँ पर रुपी ट्रांजैक्शन हुआ था इस साल 46% इसका इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पर आपको तीन चीज़ याद रखना है। अक्टूबर के मंथ में जितना यहाँ पर हम लोग का यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन हुआ था 1.4% यहाँ पर इंक्रीज कर गया नवंबर के मंथ पर। दैट मीन्स 17.16 लाख करोड़ रुपीज यूपीआई के थ्रू यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुआ था अक्टूबर के मंथ में और ये इंक्रीज करके नवंबर के मंथ में 17.40 लाख करोड़ रुपीज यहाँ पर पहुँच गया। सेकेंड थिंग इज 2022 के अंदर जितने भी यहाँ पर रुपीज यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन हुए थे इस साल के साथ अगर हम कंपेयर करें तो टोटल 46% यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। द थर्ड थिंग इज यूपीआई यहाँ पर जो रिपोर्ट यहाँ पर प्रोड्यूस करता है दैट इज नथिंग बट प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज नथिंग बट एनपीसीआई। आपको यहाँ पर ये तीन चीज याद रखना है। एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि ये रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर रिलीज करता है। द नेक्स्ट न्यूज इज हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट विथ यूएनएलएफ। आपको पहले याद रखना कि यूएनएलएफ क्या, यूएनएलएफ इज नथिंग बट आवर यूनाइटेड नेशनल लिबरल फ्रंट, इसको हम बोलते हैं यूएनएलएफ। आपको पता होगा मणिपुर के अंदर जो यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ था दैट इज बिटवीन नागा फ्रंट एंड कुकी फ्रंट। तो यहाँ पर यूएनएलएफ जो है मणिपुर के अंदर वो यहाँ पर क्या बोलता है कि हम नागा फ्रंट के साथ भी बात करेंगे और कुकी फ्रंट के साथ भी बात करेंगे सो दैट हम मणिपुर के अंदर यहाँ पर पीस क्रिएट कर सके। इसीलिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और मणिपुर का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यूएनएलएफ के साथ यहाँ पर एक पीस एग्रीमेंट के ऊपर यहाँ पर सिग्नेचर किए हैं सो दैट यूएनएलएफ जो है वो इसका जिम्मेदारी लिया है कि मणिपुर के अंदर इन दोनों समुदाय के साथ बात करके कैसे मणिपुर के अंदर यहाँ पर पीस 1 सेकेंड यहाँ पर क्रिएट हो पाएगा, उसके तहत यहाँ पर यूएनएलएफ जो है वो काम करेगा। देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनाउंस ऑन वेडनेसडे दैट द यूनियन एंड मणिपुर गवर्नमेंट हैव सक्सेसफुली साइंड ए पीस एग्रीमेंट, आपको याद रखना होगा, with the United National Liberal Front, that is nothing but our UNLF, making a significant development of Manipur's history. ठीक है। Then the next news is recently Election Commission of India ECI rescheduled the timeline for publication of exit polls for the general election to the legislative assemblies. अब देखिए यहाँ पर रिसेंटली 5 ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पर अभी लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन हुआ वो यहाँ पर कंडक्ट हुआ था। इलेक्शन कंडक्ट होने के बाद यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़ चैनल जो है वो एग्जिट पोल को यहाँ पर रिलीज करते हैं अपने चैनल में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर एग्जिट पोल का टाइमिंग को हमेशा चेंज करता रहता है। अभी यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि इलेक्शन कमीशन कौन सा टाइम यहाँ पर चेंज किया था। आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, जो एग्जिट पोल जो वर्ड है वो कौन सा आर्टिकल के कौन से सेक्शन और कौन से एक्ट के तहत आता है।
आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, जो एग्जिट पोल का जो नाम है वो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल आरपी एक्ट 1951 के तहत आर्टिकल 324 सेक्शन 126 ए के अंदर एग्जिट पोल का जो नाम है वो यहाँ पर आता है। आपको बस एक ही चीज याद रखना पड़ेगा कि दिस एग्जिट पोल नेम इज अंडर आर्टिकल 324 अंडर सेक्शन 126 ए ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल आरपी एक्ट 1951। ठीक है, so that's it for our current affairs session. Now we'll do some quiz test. See the first question. Which union ministry launched a national protocol to provide training of आंगनबाड़ी workers to help children with disabilities? देखिए इसका आंसर हो गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर कुछ दिन पहले एक प्रोटोकॉल को लॉन्च किया था। उसके तहत आपका जितने भी यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं वो क्या करेंगे, फिजिकल हैंडीकैप के जो बच्चे होते हैं उनको यहाँ पर फाइंड करेंगे, फिर उनको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, तो सही आंसर हो गया आपका बी ऑप्शन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच एशियन कंट्री हैज लॉन्च्ड ई ऑक्शन ऑफ 20 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स इंक्लूडिंग लिथियम एंड ग्राफाइट? द करेक्ट आंसर इज इंडिया। इंडिया गवर्नमेंट ने यहाँ पर लिथियम और ग्राफाइट के साथ 20 क्रिटिकल ऐसे मिनरल ब्लॉक्स है जिसका यहाँ पर ऑक्शन करने के लिए टेंडर जो है वो रिलीज कर दिया है। तो द राइट आंसर इज इंडिया। Now the next question is with reference to the loss and damage fund consider the following statements। अभी हम कुछ देर पहले बोले थे लॉस एंड डैमेज फंड के अंदर कौन सा कैटेगरी जाता है आपका। फर्स्ट थिंग इज आप योर लाइवहुड लॉसेस, सेकेंड इज आवर इकोनॉमिक लॉसेस एंड थर्ड थिंग इज आवर एनवायरमेंटल लॉसेस। देखिए पहला ऑप्शन क्या बोला कि इट इंक्लूड्स ओनली द इकोनॉमिक लॉसेस, एकदम गलत है। इकोनॉमिक लॉसेस के साथ हम लोग का एनवायरमेंटल लॉस भी है और लाइवहुड लॉसेस भी है। सेकेंड पॉइंट इज इट ब्रॉडेंस द स्कोप फॉर इफेक्टेड नेशन टू क्लेम कॉम्पेंसेशन, ये एकदम सही है। यहाँ पर क्या हो रहा था कि जितने भी डेवलपिंग कंट्री थे वो यहाँ पर कंप्लेन कर रहे थे कि डेवलप्ड कंट्री की वजह से हम लोग का एयर पोल्यूटेड हो रहा है, तो डेवलप्ड कंट्री जो है वो यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री को कुछ कंपेंसेशन यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट एंड ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव इज नॉट करेक्ट, तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, ऑप्शन 1 इज नॉट करेक्ट। Then the next question is regarding light combat aircraft LCA Tejas Mk2 consider the following statements। अब देखिए LCA Tejas Mk2 अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि इंडिया के अंदर जो जैगुआर्स MiG-29 और मिराज 2000 फाइटर जेट है, इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये अनाउंस किया था कि इन तीनों फाइटर जेट को LCA Tejas Mk2 के साथ रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है, तो द फर्स्ट यहाँ पर जो पॉइंट है वो है इट इज इम्पोर्टेड फ्रॉम फ्रांस, गलत है। LCA Tejas Mk2 जो है वो इंडिया यहाँ पर HAL के थ्रू यहाँ पर बना रहा है, तो इट विल बी पिचड एज द रिप्लेसमेंट फॉर द जैगुआर्स MiG-29 एंड मिराज 2000, एकदम ये सही है। तो व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो हम ये बोल सकते स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। Then the next news is in the context of Indian economy how many of the following is or are the part of the 8 core sectors। अब देखिए पहले 8 core sector अभी न्यूज में किस लिए पहले हम आपको बोल देते हैं। हम लोग के इकोनॉमी के अंदर एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं IIP। ठीक है, इस IIP के थ्रू इंडिया के अंदर जितने भी सारे कंपनी है उनको ये बोला जाता है कि आप इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर के अंदर आप अपने कंपनी का जो नाम है उसको रजिस्टर कराइए। तो यहाँ पर 8 कोर सेक्टर्स अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट IIP के थ्रू जितने भी सारे कंपनी यहाँ पर अपने नाम को रजिस्टर कराए हैं उनका अगर टोटल प्रोडक्शन है, अगर टोटल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन अगर हम यहाँ पर 100 ले लेंगे तो टोटल 40.27% जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर इंडिया के अंदर जो 8 कोर सेक्टर है उनका प्रोडक्ट का प्रोडक्शन है। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया के अंदर टोटल 8 कोर सेक्टर क्या है, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका जो 8 कोर सेक्टर्स हो गया उनका टोटल प्रोडक्शन है आपका 40.27%। दैट मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर जो रजिस्टर है उस रजिस्टर के अंदर इंडिया के जितने भी सारे कंपनी रजिस्टर किए हुए हैं उनमें से ये जो 8 कोर सेक्टर्स के अंदर जितने भी कंपनी है उनका प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर 40.27% है। दैट मीन्स इन 8 कोर सेक्टर्स को अगर हम छोड़ दें तो बाकी लगभग 60% प्रोडक्शन जो है वो
बाकी जितने भी सारे कंपनी इंडिया के अंदर है उनका प्रोडक्शन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 8 कोर सेक्टर्स का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू ऑल अदर कंपनी। इसीलिए 8 कोर सेक्टर्स जो है वो अभी न्यूज़ में है। 8 कोर सेक्टर्स के अंदर मैं और एक बार बोल देता हूँ, आपका कोल इंडस्ट्री आता है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Of the weighted items of the index of industrial production IIP, this makes up 40.27%। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में देखिए, कोल इज द राइट आंसर, क्रूड ऑयल इज ऑल्सो राइट आंसर, नेचुरल गैस इज ऑल्सो राइट आंसर एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स इज ऑल्सो राइट आंसर। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ऑल फोर आर करेक्ट, ऑल फोर आर करेक्ट। ओके, सो दैट्स इट फॉर आवर टुडेज करंट अफेयर सेशन एंड द क्विज पार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो देन लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई एम गोइंग टू अपलोड द नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। ठीक है, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। थैंक यू।